होंगे आज की अगर तो कॉम्प्रिहेंशन की क्लास नंबर 6 है हमारी। और चीजों को ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से परखना है चीजों को। लास्ट क्लास में अगर हम बात करें क्लास नंबर 5 में हमने लेवल नंबर 3 करा था। सो आज भी हम लेवल नंबर 3 करने वाले हैं, लेवल नंबर 3 करने वाले हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिया था भैया? 6 तक कर लिया था, है ना। लास्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो 1 से लेकर 6 तक कर लिया था। तो आज क्लास नंबर 6 में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे करने वाले हैं। तो आज की भी जो क्लास है, हमारा जो सेशन है, वो लेवल नंबर 3 का रहेगा, बाकी क्वेश्चंस का। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लेवल नंबर 4 की बात करेंगे। आइए चीजों को ध्यान से समझते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हैं। तो यूं ही आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता जाएगा। मैंने कहा जिन स्टूडेंट की इंग्लिश वीक है बेटा, उनको क्लास 2 बार देखनी है। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है उनको एक ही बार क्लास से काम चल जाएगा। देखो क्या कहता है बेटा, सेम पहला स्टेटमेंट फिक्स है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्सेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड क्या क्या है? सोशलिज्म वॉज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कहता है अगर सबसे ज्यादा हम इंपॉर्टेंट फोर्सेस की बात करें मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है, उसमें उसने बोला सोशलिज्म जो है अपना एक ग्रेट रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है। ठीक है, ये हुआ पहली स्टेटमेंट। अब आगे की जरा बात देखते हैं क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है तो सोशलिज्म वॉज अ डायरेक्ट चैलेंज टू कैपिटलिज्म एंड शाउट टू पुट एन एंड टू सच एन एक्सप्लोसिटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें सोशलिज्म के बारे में बात की। द गल्फ बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट क्या है भैया? कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड आउट ऑफ दिस गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर स्प्रेंग डिस्प्यूट। तो रिच और पुअर के बीच में भैया डिस्प्यूट पैदा हुआ। आगे देखते हैं। इट जनरेटेड न्यू वेल्थ। इस चीज ने एक नई वेल्थ जनरेट कर दी। किस चीज ने भाई? किस चीज ने? सोशलिज्म ने। उसके लिए आया होगा ये। इट या सोशलिज्म नहीं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा होगा। क्या है? तो इट जनरेटेड न्यू वेल्थ, बट एज दिस न्यू वेल्थ ओनली वेंट टू अ माइनॉरिटी, इट कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व नहीं हो जाता कि अमीर को क्या मिल रहा है और गरीब को क्या मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्वेश्चन जो है हमारा प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन करने का जो सवाल है वो सॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री आ गई तो प्रोडक्शन बढ़ गया। सो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब आपको अगर बहुत तगड़ी हिंट मिली तो वो यही मिली बेटा कि भैया मेरे पहली स्टेटमेंट में बात की गई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डेफिनेशन दी गई है, बताया है। किसको बताया गया है? कि सोशलिज्म जो है वॉज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सोशलिज्म डायरेक्ट एक रिजल्ट है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन। उसने क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन एकदम से सॉल्व कर दिया। तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आया कि सर इसके बाद, क्योंकि इसमें सोशलिज्म का जिक्र किया गया बेटा, वॉज अ डायरेक्ट चैलेंज टू कैपिटलिज्म एंड साउथ पुट एंड एक्सप्लॉटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें बात की है कि जो हैव और हैव नॉट्स का जो गैप बन रहा है अमीर गरीब में, उसकी बात की गई है। इसमें बात की है इट जनरेटेड किसने जनरेट किया होगा? या तो सोशलिज्म या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जनरेट की है नई वेल्थ। बट नई वेल्थ जो है वो ओनली वेंट टू अ माइनॉरिटी के पास चली गई। इट कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं हुआ। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? कि अमीर गरीब का जो गैप है। वेरी गुड। तो ये भी हिंट मिलने लग रही है बेटा कि अमीर गरीब के जो गैप की बात की गई है वो बाद में बात की गई है। पहले यहां पर ये चीज चालू हुई कि इस चीज ने वेल्थ, कमाई तो आ गई, लेकिन कमाई कहां चली गई? दिस न्यू वेल्थ ओनली वेंट टू अ माइनॉरिटी के पास चली गई। अगर माइनॉरिटी के पास चली जाएगी तो बेटा ये गैप तो ठीक है। द गल्फ बिटवीन द हैव एंड हैव नॉट्स कंटिन्यूड टू इंक्रीज, और ये गैप बढ़ता चला गया। अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब, ये गैप बढ़ता चला गया। कंटिन्यू रहा। तो पहले हुआ होगा, बाद में तो कंटिन्यू रहा होगा। एक और तगड़ी हिंट है कि आर और जो है क्यू में अगर देखोगे तो आर के बाद ही कहीं ना कहीं क्यू आएगा, पहले तो नहीं आएगा। आर के बाद ही कहीं ना कहीं क्यू आएगा। तो आर और क्यू में तगड़ा लिंक बन रहा है बेटा।
एक बन रहा है कि ये स्टार्टिंग लग रहा है सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, अगर उसने बात की है आगे, तो ये चीज हमें लग रही है कि आर और क्यू एक साथ है, और सर आर एस से स्टार्टिंग है, तो एस से स्टार्टिंग है, आर क्यू एक साथ है, एस से स्टार्टिंग है, आर क्यू एक साथ नहीं है, एस से स्टार्टिंग नहीं है, नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये हुआ। अब ये पत्थर की लकीर तो पेपर में बना नहीं बेटा, एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं। देखो भैया कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो सोशलिज्म एक डायरेक्ट रिजल्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसने प्रोडक्शन का चीजें समस्या ही हटा दी है, उसने नई नई वेल्थ जनरेट की है। इट इसका मतलब ये इसके लिए था, नई वेल्थ जनरेट की है जो कहां चलेगी, माइनॉरिटी के पास ज्यादा चलेगी, माइनॉरिटी के पास ज्यादा चलेगी तो डिफरेंस जो अमीर गरीब का है वो बढ़ गया। फिर सोशलिज्म एक डायरेक्ट चैलेंज है कैपिटलाइज करने का, और पुट एन एंड टू सच एन एक्सप्लोटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इतना गंदा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है उसको खत्म करना है हमने बेटा, इतना गंदा एक्सप्लोटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। तो एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चर कहां तैयार हुआ, यहां तैयार हुआ, ये अमीरी गरीब का जो माइनॉरिटी का गैप बता रहे हैं, तो इसके बाद ही तो ये चीज आएगी। एक और हिंट थी कि भाई पी जो है इसके बाद ही तो आएगा, तो ये पक्का हमने सही चुना है। ये चीज होती है भैया आसान, ये चीज है आसान, तो पक्का हमने जो चुना है वो सही चुना है बेटा, हमने जो चुना है वो सही चुना है। ठीक है। अब कई बच्चों को जैसे आर लग गया ओपनिंग, सर आर ओपनिंग नहीं बेटा, ये इट आया ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो नाउन पहले आएगा बाद में ही तो प्रोनाउन आएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नई नई वेल्थ जनरेट की है, लेकिन वो वेल्थ किसके पास चली गई, माइनॉरिटी के पास चली गई, तो वो गैप इकट्ठा हो गया। तो गैप कब होगा, जब वो माइनॉरिटी के पास जाएगी, तो पहले वही आएगा वर्ड सेंटेंस। चलो सर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी बाद में मैंने ना इस जो है आपके पीडीएफ में भी इजी क्वेश्चन डाले बाद में। S1 जो आपको इस पीडीएफ के होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा ना वो इजी डाले हैं बाद में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, गांधी जी रीच्ड न्यू कैसल पहुंचे वो एंड टुक चार्ज ऑफ द एजिटेशन, और चार्ज ले लिया। भैया पहली चीज हुई, पहली चीज हुई। अब देखो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मार्च, जो उन्होंने मार्च की, गांधी जी वॉज अरेस्टेड, 2 बार वो अरेस्ट हुए, ठीक है, फिर रिलीज हुए, अरेस्टेड अ थर्ड टाइम एंड सेंट टू जेल, तीसरी बार अरेस्ट हुए और जेल भेज दिए गए। ठीक है, तो एकदम मार्च का जिक्र हो रहा है भाई, यहां तो बस हम उन्होंने बोला वहां गए थे बस वो। ठीक है, अब आगे देखो, द एम्प्लॉयर्स, ठीक है, रिटेलाइज्ड। अब ध्यान से सुनना, बात हो रही है यहाँ एम्प्लॉयर मतलब जो कोई कंपनी है उनकी अगर बात, ओनर्स की बात कर रहे हैं, बाई कटिंग ऑफ वाटर, पानी काट रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी काट रहे थे, वर्कर्स क्वार्टर्स की, जो वर्कर्स क्वार्टर में रहते थे ना उनका पानी काट देते थे, लाइट काट देते थे, दस फोर्सिंग देम टू लीव देयर होम, और उनको फोर्स कर देते कि वो घर छोड़ के भाग जाए, कुछ हुआ होगा। गांधी जी डिसाइडेड टू मार्च, उन्होंने मार्च करने का डिसाइड किया। अब एक बात बताओ बेटा, यहां मार्च करने का डिसाइड हुआ है और यहां जब वो मार्च कर रहे थे तो वो अरेस्ट हुए थे। तो अब जरा लॉजिक समझो इस चीज का, अब जरा लॉजिक समझो, क्या वो मार्च करने से पहले ही अरेस्ट हो जाएंगे बेटा, क्या वो मार्च करने से पहले ही अरेस्ट हो जाएंगे? तो अगर मैं आर का लिंक देखूं तो बेटा मार्च पहले करेंगे, अरेस्ट बाद में होंगे। इसका मतलब 100% आर के बाद पी है, आर के बाद, कितना बाद मुझे नहीं पता। अब कई बच्चे ऐसे हैं, सर आरपी एक साथ, गधे वो पागल हो क्या हिंट है? अरे भाई बीच में और क्या पता और भी कुछ हुआ हो मार्च के दौरान, तुम्हें क्या पता। हाँ ये जरूर है कि अरेस्ट अगर वो मार्च के दौरान हुए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बात इसके बाद ही आएगी। आर के बाद पी है, कितना बाद ये नहीं पता। तो आर के बाद पी है, आर के बाद पी है, आर के बाद पी नहीं है, मतलब एग्जामिनर इतना शाना निकला, सिर्फ आर के बाद पी है। एक ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें पी आर से पहले ले आया, बाकी नहीं। अगर आसान क्वेश्चन बनाता ना 2-3 ऑप्शन इसी से कटवा देता हूं। आगे देखो बेटा, इसलिए मैंने बोला ना पेपर में आसान है क्वेश्चन, वो ऑप्शंस तय करते हैं। अगर एग्जामिनर चाहता मेरे बच्चे तो सब में पी आर करके कुछ दे देता, एक ही ऑप्शन बचता, सपोज बी बचा बी मार देते, ये बचा ये मार देते। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है क्या किया उन्होंने, 2000 मैन आर्मी थी, उन 2000 लोगों से ज्यादा की, वुमेन भी थे बच्चे भी थे, ओवर द बॉर्डर एंड दस सी देम लॉग्ड इन, ठीक है, ट्रांसवाल जेल में बंद थे। आगे, द मॉरल ऑफ द वर्कर्स, जो बच्चे मॉरल थे, जो हौसला था वर्कर्स का वो वेरी हाई, हौसला बहुत अटल था। दे कॉन्टिन्यू टू मार्च, उन्होंने मार्च कंटिन्यू रखी, टिल दे वर प्रोसिक्यूटेड एंड सेंट टू जेल, जब तक उन्हें पकड़ा नहीं, सजा नहीं दी कानून के तहत और जेल में नहीं डाला, वो डटे रहे, उनका हौसला नहीं टूटा। भाई हौसला क्यों नहीं टूटा? तो हौसला तोड़ने के लिए कुछ किया भी होगा, हौसला तोड़ने के लिए किया बेटा ये। अब ध्यान से सुनना,
हौसला तोड़ने के लिए किया ये। उन्होंने क्या किया, उनका पानी काट लिया, इलेक्ट्रिसिटी काट ली, और ठीक है, और क्या किया, उन्हें फोर्स किया कि चलो चलो खत्म करो मार्च, चलो। जब वहां बसेरा बताओगे आप क्वार्टर्स में, ठीक है, आप धरना धरोगे इस तरीके से सेंसर, चलो यहां से। लेकिन लेकिन मेरे बच्चे, जो वर्कर्स थे उनका हौसला बहुत अटूट था, वो कंटिन्यू रखा उन्होंने मार्च, जब तक उनको जेल तक नहीं भेज दिया गया। जेल भेजोगे तो क्या दिक्कत है भैया, तब तक वो डटे रहे। तो क्यू और एस एक साथ लग रहा है बेटा। दूसरी चीज आप अगर ध्यान से देखोगे बेटा, तो क्यू और एस आपको एक साथ नजर आएंगे सर, ठीक है। पहले ये हुआ होगा तब भी वो डटे रहे, तो बेटा अत्याचार हुआ तब भी उनका हौसला बना रहा, तो ये सीक्वेंसिंग ऐसे ही होनी चाहिए। क्या यहां क्यू ऐसे नहीं है, क्या यहां क्यू ऐसे नहीं है, क्या यहां क्यू ऐसे है, लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है बेटा, ये पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको पढ़ के देख लो एक बार, आर पढ़ो पाजी। आर, गांधी जी ने डिसाइड किया, ये पहले तो यहां गांधी जी वहां गए, गांधी जी ने डिसाइड किया, ठीक है, हाँ, और आर ओपनिंग लग भी रहा, मार्च करने का डिसाइड किया। ये भी मार्च के दौरान हुआ, ये भी मार्च के दौरान हुआ, ये भी मार्च के दौरान हुआ। एक और हमारे पास हिंट है कि सर आर ओपनिंग है, खुलेआम, सरेआम, भाई सरेआम आर ओपनिंग है। आर क्यों ओपनिंग है, देखो बेटा, पहले गांधी जी वहां गए, हाँ, गांधी जी ने मार्च करने का डिसाइड किया। बेटा ये सारी हरकतें मार्च के दौरान ही तो थी, अरेस्ट मार्च के दौरान, ये मार्च के दौरान अत्याचार हुए, उनका हौसला नहीं टूटा, मार्च के दौरान उन्होंने कंटिन्यू रखा, तो सब कुछ तो मार्च से ही हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हम मार्च करेंगे, तो ये सब कुछ उसके बाद हो रहा है। आर ओपनिंग है, आर ओपनिंग सिर्फ इसमें है। तो पेपर में तगड़ी तगड़ी दो हिंट मिल गई, डी ऑप्शन आंसर हो गए। तो क्या देखा, गांधी जी ने भाई डिसाइड किया मार्च करने का, फिर क्यों, उन्होंने क्या किया, उनका बिजली पानी फैलाना ढिमकाना काटा, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। फिर उन्होंने बोला जब तक वो अरेस्ट नहीं कर लिए गए, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मार्च गांधी जी भी अरेस्ट हुए 2 बार, तो ये वर्कर अरेस्ट हुए और ये गांधी जी अरेस्ट हुए, तीसरी बार में वो जेल भेज दिए गए। बिंदास, दो दो हिंट थी, वो ओपनिंग स्टेटमेंट की भी हिंट थी और ये भी थी, लेकिन इफेक्ट्स को समझो पाजी। गांधी जी ने डिसाइड किया कि मार्च करेंगे, उसके इफेक्ट हैं सारे, मार्च के दौरान ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, तो ओपनिंग ये हुआ, ठीक है। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को समझने की कोशिश कीजिए। 9 अब क्या कह रहा है वो देखिएगा। 9 में कहता है भैया मेरे, द मास्टर ऑलवेज सेज रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, मिजरेबल मत बनो, हमेशा मास्टर ने हमारे ये कहा, ठीक है बेटा। आगे ध्यान से सुनो, फिर बिफोर यू फॉल इनटू सेल्फ पिटी एंड ब्लेम गेम्स, रिमेंबर दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू ओनली दोज हु फील रेस्पॉन्सिबल। कहता है जो रेस्पॉन्सिबल महसूस करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास आती है, कोई आवारा है उसको क्या मतलब। आगे, चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग एंड क्रेजियस पर्सन, एंड इफ लाइफ ब्रिंग्स यू सच अपॉर्चुनिटीज देन टर्न फेलियर्स इनटू सक्सेस। अगर आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करो और फेलियर्स को सक्सेस में बदलो। क्यों में कह रहा है, लाइफ कैन बी पेनफुल बट इट नीड नॉट बी शोरफुल। कहता है लाइफ पेनफुल हो सकती है भैया, लाइफ पेनफुल हो सकती है, बट हमेशा दुख में नहीं जानी चाहिए वो। आगे, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, अगर आप खुश होना चाहते हैं, बट इट नीड नॉट बी शोरफुल, तो दुख में नहीं होनी चाहिए लाइफ, ठीक है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, फाइंड ओकेशंस टू बी चेयरफुल, खुशी के बहाने ढूंढो। अब एक बात बताओ बेटा, देखो सारी कहानी, एक तगड़ी हिंट इसमें भी है ओपनिंग स्टेटमेंट की, जो ज्यादातर रिलेट कर रहा है। सबसे पहले उसने लिखा, हमारे जो मास्टर थे, हाँ, हमारे जो मास्टर थे उन्होंने ये कहा, ठीक है, दयनीय मत बनो, लड़ो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, मास्टर ने ये कहा भाई हमेशा ऐसा बनना है। दूसरा, बिफोर यू फॉल इनटू सेल्फ पिटी, ठीक है, आप ये करो। फिर चैलेंजेस आएंगे लेकिन फेलियर्स को सक्सेस बनाओ। फिर खुश रहना चाहते हो तो खुशी के बहाने ढूंढो। कब, ये सारी चीजें आपको नहीं लग रहा लाइफ से रिलेटेड है, लाइफ में ये करो, लाइफ में ये करो, लाइफ में ये करो, किसमें, लाइफ में। तो भैया मेरे, ये आपकी पहली इंट्रो नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, ये आपका इंट्रो नहीं होना चाहिए। लाइफ में ये करो, लाइफ में ये करो, लाइफ में ये करो। जीवन पेनफुल हो सकता है लेकिन इट नीड नॉट बी शोरफुल, दुख में जिंदगी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, अब देखो, तो आर ओपनिंग लग रहा है बेटा, आर ओपनिंग लग रहा है। मैंने बोला पत्थर की लकीर कुछ नहीं होता है बेटा, कहीं से तो शुरुआत करोगे ना पेपर में सोल्व करने की। अगर आर ओपनिंग लग रहा है तो आपके हिसाब से ये भी गलत और ये भी गलत, ये सही हो सकता है। अब पढ़ो बेटा, आर के बाद क्यू, आर के बाद एस। आर, लाइफ ऐसी ऐसी हो सकती है, ठीक है,
क्यों? चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रॉन्ग और क्रेजियस आपको बनाएंगे। इफ लाइफ ब्रिंग्स यू सच अपॉर्चुनिटीज, अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज लाइफ आपके पास लाती है तो अपने फेलियर्स को सफलता में बदलो। तो भैया ये भी बात है लाइफ में क्या क्या होगा, तो सर ये भी बात लाइफ से रिलेटेड है और ये भी बात लाइफ से रिलेटेड है कि चैलेंजेस जो आएंगे आपको, चैलेंजेस आर फेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड क्रेजियस पर्सन। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या देखा, इफ लाइफ ब्रिंग्स यू सच अपॉर्चुनिटीज, अगर लाइफ में आपके पास ऐसी चीजें आती हैं, हाँ, देन टर्न फेलियर्स इनटू सक्सेस, तो फेलियर्स को सफलता में बदलो। लाइफ में क्या क्या आ सकता है, लाइफ पेनफुल हो सकती है, लाइफ शोरोफुल नहीं होनी चाहिए, लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं, और इस तरह की एक्टिविटी सच अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो अपनी फेलियर्स को सफलता में बदलो। तो बेटा ये और ये तो रिलेटेड लग रहा है। आर के बाद एस, इफ यू वांट टू बी हैप्पी फाइंड ओकेशंस टू बी चेयरफुल। अगर बेटा ये तो लाइफ से रिलेटेड बात थी, लाइफ में क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो ये बदलो, तो ये भी लाइफ से रिलेटेड बात थी और ये भी हमारी लाइफ से रिलेटेड बात थी। तो हमारे हिसाब से आर और क्यू ज्यादा रिलेट किया। अब उसको फिर से पढ़ के देख लो बेटा, फिर भगवान नहीं हो आप, और फिर भगवान नहीं हो आप, और ना ये पत्थर की लकीर है। एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा, पैराग्राफ पूरा पढ़ोगे तो आपके पास, क्योंकि 3-4 बार तो पेपर में पढ़ ही चुके होगे, तो फुर्ती से पढ़ लेना फाइनल। आर, लाइफ ये हो सकती है, लाइफ दुखी में नहीं होनी चाहिए। क्यों? चैलेंजेस आएंगे स्ट्रॉन्ग, और लेकिन लाइफ में हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले तो सफलता हासिल करो। एस, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, अगर खुश रहना चाहते हो तो अपना चेयरफुल रहो हमेशा। पी, बिफोर यू फॉल इनटू सेल्फ पिटी, अगर कुछ आए तो ठीक है, एंड ब्लेम गेम्स, तो याद रखना एक बात, रेस्पॉन्सिबिलिटी उन तक आती है जो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपने आप को। दुख आए तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो बेटा ये भी लाइफ से रिलेटेड बात थी, ये भी लाइफ से रिलेटेड बात थी। फिर इसमें कहा, अगर आप खुश रहना चाहते हो खुशी के बहाने ढूंढो, अगर कभी कभी दुख आए तो ये बात याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास आती है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेटा यही तकनीक थी। फिर दिस इज द आर्ट ऑफ राइट कॉन्टेक्ट इन लाइफ, ऐसे ही आपको लाइफ जीनी चाहिए। ये एंड कर दिया, ऐसे ही आपको लाइफ जीनी चाहिए। कैसे जीनी चाहिए? ऐसे 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 ऐसे। तो लाइफ ऐसी हो सकती है, लाइफ ऐसी हो सकती है, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये है कला लाइफ जीने की। भैया करेक्ट ऑप्शन हिंट होती है। अच्छा, फिर से एक और बात मैं बताऊं, एक और बात में, और मैं ये मान के चल रहा हूं मेरे बच्चे कि आप एक पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं। आपने बोला सडनली ये बात क्यों कह रहे हो गुरुजी? कई बच्चों के दिमाग में एक कीड़ा होता है जो कभी नहीं जाता। वो कीड़ा क्या होता है? गुरुजी इतना सारा पढ़ूंगा हाँ तो पेपर में टाइम नहीं लग जाएगा? मैंने बोला बिल्कुल लग जाएगा। किस बेवकूफ ने कहा पेपर में टाइम नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा टाइम। तो गुरुजी फिर पेपर कैसे पूरा होगा? पेपर पूरा करने से पूरा होगा। भाई मेरे कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे है तू? वो भी तो देख। अगर आप एक चपरासी लेवल की नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इजी पैराजंबल आएंगे। आपको बनना इंस्पेक्टर है, आपको जाना डिफेंस में है, जॉब आपको तगड़ी चाहिए तो तगड़े पैराजंबल आएंगे। तो प्रैक्टिस। मेरे पुत्र, आज आपकी पैराजंबल की 6ठी क्लास है। आप 6ठी क्लास में चाहते हो शक्तिमान बन जाओ? अब बेवकूफ आदमी है तू। कम से कम बोल रहा हूं, 150 पैराजंबल प्रैक्टिस करो कम से कम। जब 150 पैराजंबल प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरे पुत्र एक बात बता, हमने 30 के करीब कर लिए होंगे पैराजंबल, अब तक 40 कर लिए होंगे। अरे पगले, जब 40 के करीब पैराजंबल करके तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो सोच 150 प्लस पैराजंबल कर लेगा तो तेरी स्पीड, तेरी एक्यूरेसी, तेरा कॉन्फिडेंस, तेरा रिवीजन कितना आगे जा चुका होगा, तब जाके पेपर निकलेगा। तो एक बेवकूफ स्टूडेंट, ये गधा क्या सोच रहा है कि 40 क्वेश्चन किए और साला आज मैं इसका पेपर ले रहा हूं, ले सीजीएल का मेंस का पेपर कर, साला कर पेपर ही। अबे पागल है क्या तू? 150 क्वेश्चन प्रीवियस, मतलब 150 क्वेश्चन पैराजंबल के प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएगा। भाई आगे चल के आपने जीवन में मॉक टेस्ट भी लगाने, मॉक टेस्ट लगाओगे कम से कम मरे से मरे 30 एक मॉक टेस्ट भी लगा लोगे इंग्लिश के, उनमें भी पैराजंबल्स आएंगे। फिर तू बेवकूफ प्री का पेपर देने जाएगा,
प्री में हल्के पैराजंबल बहुत आराम से होंगे, प्री के बाद मेंस आएगा तब तक और भी पैराजंबल प्रैक्टिस कर चुका होगा। हाँ, यहां पर मेरे पुत्र तू मेंस का पेपर देने जाएगा तब तक तू पैराजंबल का बाप बन चुका होगा। मुझे ये पैराजंबल सोल्व करना होता मुझे इतनी देर नहीं लगती, मैं तो इसको पढ़ता, मुझे तो इतना आसान लग रहा था, सिंपल सी चीज है। यहां कहता है ये बनो, हाँ लाइफ ऐसी हो, मेरे को तो पढ़ते पढ़ते पता चल रहा है लाइफ में ये फेस करना है, ये लाइफ से रिलेटेड बात है, ये लाइफ से रिलेटेड बात है, आर और क्यू एक साथ है, आर और क्यू ये रहा एक साथ, हाँ, और उसके आर क्यू और किसी के एक साथ नहीं, डी आप आंसर आंसर ही आ गया था मेरा, तो आंसर ही आ गया था। फिर प्रैक्टिस। आप क्या सोच रहे हो बेटा कि 6 क्लास के बाद मैं तुम्हें मेंस में भेज रहा हूं, आज ही तुम्हारे हाथ में ठीक है बंदूक दे दी, चला, अबे पागल है। ऐसा तो एक सोल्जर जिस दिन निशाना लगा रहा होता है, निशाना ठीक नहीं लगेगा, उसका ट्रेनिंग चल रही हो रही है, जब उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है बोलेगा सरदार मैं कैसे लड़ूंगा, मेरे से तो निशाना 3-4 बार एक बार लग रही, इतने में तो कोई मार देगा। और दूसरा वो हंस रहा होगा, अरे बेवकूफ लड़ाई कब लड़नी है, तब तक तो पता नहीं तो कितने चीजें सीख चुका होगा। समझ आइए, समझ में आई बात? तो ये बेवकूफपना मत करो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात बताता हूं बेटा, पहले दूसरी चीज एक और बच्चों को बताता हूं, ये बात मैंने शायद लास्ट क्लास में बताई थी। कई बच्चों को लगता है सर आर के बाद एस भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, किसने मना किया? फिर आप वही गड़बड़ कर रहे हो बेटा, आप सीक्वेंसिंग खराब कर रहे हो। सीक्वेंसिंग क्या है कि आपने एक लाइफ के बारे में, लाइफ ऐसी हो सकती है, लाइफ ऐसी हो सकती है, लाइफ में आपके पास चैलेंजेस आ सकते हैं, और लाइफ अगर ऐसा कुछ लाए तो तैयार रहो, लड़ो। तो बेटा लाइफ कैसी कैसी हो सकती है इसमें और इसमें बताया, फिर लाइफ में कैसे लड़ोगे इनमें बताया, तो सीक्वेंसिंग खराब हो जाएगी। आप कहोगे लाइफ ऐसी हो सकती है, ऐसा मानो कि क्यों दिया ही नहीं है एग्जाम में, अगर क्यों नहीं दिया तो आर के बाद ऐसे बिल्कुल आ सकता है। भाई लाइफ ऐसी हो सकती है, हाँ, और लाइफ ऐसी हो सकती है, हाँ, और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशी के बहाने ढूंढिए, फिर आगे बढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बेटा यहां लाइफ से रिलेटेड बात है और यहां भी लाइफ से रिलेटेड बात है, तो मुझे लगा पहले उन बातों को खत्म करो तब बताओ लाइफ में क्या आ सकता है और आपको कैसे जीवन बिताना चाहिए। तो वो चीज आप दिमाग में रखियो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे सीक्वेंसिंग जो लिखी गई है वही हो, ऐसा भी हो सकता है कि सीक्वेंसिंग उससे अलग हो, जरूरी नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीका क्या है। अब एक बात बताओ, वहां आपने क्या समझा था? सर गांधी जी पहले मार्च का डिसाइड करेंगे, फिर मार्च करेंगे, मार्च के दौरान ये चीजें होंगी, सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग, वो सीक्वेंसिंग मत बिगाड़, ठीक है, वो सीक्वेंसिंग मत बिगाड़। तो सीक्वेंसिंग क्या है, वो चीजों को समझो कि बेटा पहले चीजें होंगी, फिर उनके इफेक्ट देखोगे, फिर उनका सॉल्यूशन ढूंढोगे, ये चीजें होती, ठीक है ना। पहले चीज आए, बीमारी आएगी तभी तो इलाज होगा, बीमारी से रिलेटेड बातें लिखनी है तो रिलेटेड बातें लिखो, फिर इलाज की बात करेंगे, पहले इलाज और फिर बीमारी नहीं आएगी, वो सीक्वेंसिंग आपने देखनी, ठीक है। चलिए, तो घबराना नहीं। और दूसरी चीज एक बच्चा अपने आप में कितना भी अच्छा बच्चा हो, पैराजंबल उसके अच्छे नहीं होंगे जो अच्छा बच्चा है, पैराजंबल उसके अच्छे होंगे जो ज्यादा कर लेगा। 150 मिनिमम बोला मैंने, 150 के बाद सोचो आप कहां जा चुके होगे बेटा, फिर 200 करो, फिर एंड तक पेपर तक तो बहुत सारे आप कर चुके हो। चलिए इनको समझिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 अब ट्राई कीजिए बेटा एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं बेटा, तैयार? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है भैया मेरे, इकोलॉजी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये और ये डिटरमाइन करते हैं। एस, आगे बढ़ते हैं सर। कहते हैं सम हिस्टोरिकल, ठीक है, अगर बायोग्राफर्स की बात करें, आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग सेंटर ऑफ ओरिजिन्स, ठीक है, मोस्ट स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशंस रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। कहता है ज्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वो, ठीक है, कॉम्बिनेशन से तैयार होता है, यही इंट्रोडक्शन दिया गया है। किनका कॉम्बिनेशन? ऑल दीज फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स सर? फैक्टर्स यही ना, इकोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, वही फैक्टर्स। ओके, तो ये हो सकता है बेटा, हाँ ध्यान से सुनो। बट बायो जियोग्राफिकर्स जो है हमारे पास,
हाँ, बायोजियोग्राफिकर्स हैं टेंड टू स्पेशलाइज इन इकोलॉजी, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, सारी की सारी बात कर रहे हैं। तो बट बायोग्राफर्स, जो बट से तो अब एकदम से कहा, बायोग्राफर्स ये चाहते हैं, परंतु बायोग्राफर्स इसमें स्पेशलाइज होते हैं, तो कोई और किसी और में स्पेशलाइज होता होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। इकोलॉजिकल बायोग्राफर्स क्या होते हैं, आर इंटरेस्टेड इन इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल, मतलब इकोलॉजिकल वाले बंदे ये बात करते हैं। बायो अगर हम बायोजियोग्राफर्स की बात करें, बायोजियोग्राफर्स इसकी बात करते हैं, इकोलॉजिकल बायोग्राफर्स इसकी बात करते हैं, और हिस्टोरिकल बायोग्राफर्स इसकी बात करते हैं। आसान लग रहा है बेटा? क्या क्या लग रहा है? इकोलॉजिकल वाले बंदे इसकी बात करते हैं, बायो वाले बंदे इसकी बात करते हैं, हिस्टोरिकल वाले बंदे इसकी बात करते हैं। आइए, मोस्ट स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन से आते हैं, ऑल दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन पे। बेटा कौन से फैक्टर्स? सर ये वाले फैक्टर्स। इसका मतलब ओपनिंग, ये तो तीनों भाई भाई हो गए भाई, ये बात करते हैं, ये बात करते हैं, और ये बात करते हैं, तो तीनों तो भाई भाई हो गए, मतलब पी आर और एस ये भाई भाई हो गए। तीनों में एक ही मुद्दे पे बात है, एक ही मुद्दे पे है। ये क्या करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं और ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं और ये क्या करते हैं, इसमें ये बात हुई। लेकिन बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां इसी का जिक्र हुआ, इकोलॉजी, हिस्टोरी और ज्योग्राफी डिटरमाइन करती है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का वो डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करती है। मोस्ट स्पीशीज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आगे ना, वो रिजल्ट होते हैं, वो आते हैं इन्हीं से, इन्हीं फैक्टर्स से, इन्हीं के फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से। कौन से कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स के? इन तीनों के। क्या है कॉम्बिनेशन? ये और ये। तो बेटा इसके बाद क्यू जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट बनी, क्योंकि इन्हीं में बात की है, दीज फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? ये फैक्टर्स जो यहां तीनों बोले। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का ये कॉम्बिनेशन? ये रहा सर, डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिजल्ट है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्हीं फैक्टर से पैदा होता है। कैसे कैसे पैदा होता है? ऐसे पैदा होता है, ऐसे पैदा होता है, ऐसे पैदा होता है। अब समझो पूरे का पूरा अब समझो पूरा का पूरा, अब समझो पूरी की पूरी भाषा को। ठीक है, दोबारा देखो क्या कहा, इकोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो डिटरमाइन करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म का। तीन ऐसे फैक्टर है बेटा। हाँ, फिर मोस्ट स्पीशीज जो प्रजातियां हैं वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन से आती है, जो एक कॉम्बिनेशन है इन तीनों का, इन तीनों फैक्टर्स का। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये प्रोसेस बता दी। तो इस हिसाब से हमें क्यू ओपनिंग लगा। जब क्यू ओपनिंग लगा तो ये ऑप्शन हो गया, लेकिन ये पत्थर की लकीर तो नहीं है, भगवान तो नहीं हो ना। पढ़ो, पहले में क्या पढ़ा बेटा? इकोलॉजिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी डिटरमाइन करते हैं, ये तो पढ़ ही चुके होगे। ये मत सोचना सर दोबारा पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे पेपर में, पागल है क्या? इतना तो पढ़ ही चुका था तू। तो क्यों ओपनिंग लग रहा है? तो इतना तो पढ़ ही चुका था, तो डायरेक्ट इससे पढ़ेगा फिर। तो जो स्पीशीज हैं वो इसके कॉम्बिनेशन से डिसाइड होती हैं, बट बायोग्राफर्स जो है वो स्पेशलाइज होते हैं इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में, और इकोलॉजिकल जो बायोग्राफर्स हैं वो इंटरेस्ट होते हैं इसमें, और ये इसमें। तो ये तो तीनों आने थे, आगे पीछे भी चलते हैं। तो यहां ये कॉम्बिनेशन सही है, क्योंकि वहां ओपनिंग जो है वो क्यों लग रहा है। लगी ना बात बेटा? डन है। ये होती है बेटा मस्तानी लाइफ। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 ये तैयार हो गया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11। अब किसकी बात करेंगे? 11 की माय डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे। अब 11 को एक बार नजर मारिए, सोल्व करने की कोशिश मत करिएगा, मेरे साथ चलिए।
देखिए सर, 11 एक बार मैं आपको समझाता हूं। 11 में कहता है भैया, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की अगर बात करें तो वो क्रिएशन है अ डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ठीक है, तो आपने बोल दिया ओके सर। तो यहां बात हो रही है नेशनल हेल्थ पॉलिसी की, जो एक क्रिएशन है अपने आप में डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के। आगे बढ़े। आयुष्मान भारत जो है कंप्राइजेज ट्विन मिशंस उन्होंने किए, सेट टू ट्रांसफॉर्म द नेशन #39 हेल्थ सिस्टम। एकदम से जिक्र हो, पता नहीं क्या। दिस विल क्या चीज पता नहीं सर, कुछ होगा। दिस विल ऑल्सो, ठीक है, फॉस्टर अ लिंकेज अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर। आगे, द पॉलिसी एम्स, उस पॉलिसी का एम है, कौन सी पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी, ये रही द नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है। द पॉलिसी, इस पॉलिसी का एम है, बेटा रिलेट हो रहा है, हेलो भाई साहब, हेलो, रिलेट हो रहा है, रिलेट हो रहा है। इस पॉलिसी का एम है डेवलप करना एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सर्व करे ऑल स्टेक होल्डर्स और इंप्रूव करे एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को। इस पॉलिसी का एम है। हाँ, दिस विल बी कैरिड आउट, ये चीज कंटिन्यू की जाएगी बाई ऑपरेशनलिज्म। फर्स्टली 1.5 लाख हेल्थ विटनेस सेंटर्स पे ऑफर करेंगे प्रिवेंटिव एंड प्राइमरी केयर। बेटा वो तो बाद की बात है, लेकिन हिंट मिली, ध्यान दो। ये आयुष्मान भारत एकदम से कहां आ गया मुझे नहीं पता। दिस विल ऑल्सो फॉर फॉस्टर, ये चीज ये भी करेगी, पहले दूसरी क्या करेगी वो तो बता दो भैया। द पॉलिसी, बेटा ये इससे बढ़िया हिंट नहीं दे सकता। आर हमें ओपनिंग लगा, आर ओपनिंग लगा तो भैया मेरे एक ही में है आर ओपनिंग। अब मैं फिर से कहूं भगवान तो नहीं है, अरे 2 सेकंड में पढ़ ले लल्ला। अगर पेपर में समय हुआ कम तो बेटा इसको चुन के आगे बढ़ जाइए, अगर पेपर में समय हुआ तो पूरा पढ़ लियो। समझ में आई ना बात, पेपर में कम है तो तुक्का मारने से बढ़िया ये करो। ठीक है, अब देखो, पहले उन्होंने बोला 2017 की एक क्रिएशन, एक डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी बनाई उन्होंने। ये जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी बनाई उन्होंने, ये जो पॉलिसी है, इसका एम है कि सब कुछ एक इंटीग्रेट होता है, इकट्ठा हो जाए हेल्थ इंफॉर्मेटिव सिस्टम और सर्व करे जो जो नीड है लोगों की। ठीक है, फिर क्यों दिस विल, ये पॉलिसी ये काम भी करेगी। ओ भाई साहब इससे तगड़ी, बट इतना ही रुक जाओ बेटा। तो ये पॉलिसी ये काम करेगी, क्या करेगी, इंटीग्रेट करेगी हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को और रिक्वायरमेंट को, नीड को समझेगी। और ये पॉलिसी, दिस पॉलिसी विल ऑल्सो फोस्टर अ लिंकेज, बनाएगी अक्रॉस पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर में लिंक भी बनाएगी। तो ये पॉलिसी ये करेगी, ये पॉलिसी ये करेगी, आर और क्यू एक साथ है बेटा। बेटा बस अब आगे पेपर में चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब आप सही शुरुआत कर रहे हैं, सही शुरुआत करें। आर के बाद क्यू भी है, आर स्टार्टिंग भी आपको मिल गया, एस तो स्टार्टिंग लग ही नहीं रहा यार। ये चीज कंटिन्यू होगी, क्या चीज पहले बात तो बताओ। तो ये तो नॉनसेंस है तो आर क्यू इसमें भी, लेकिन एस स्टार्टिंग तो लग ही नहीं रहा, इम्पॉसिबल। तो भैया सी ऑप्शन। अब आपने क्या सोचा, यस जल्दी कर दिया। प्रभु आपने नहीं किया जल्दी, एग्जामिनर ने आपसे जल्दी करवाया, आप फिर ईगो पाल रहे हैं अपने अंदर। आपको क्या लगता है आप फास्ट कर रहे हो पैराजो, आप नहीं कर रहे हो, एग्जामिनर करवा रहा है आपसे। अगर उसकी खोपड़ी घूमती तो आर ओपनिंग एक और में दे सकता था, उसने किसी भी स्टेटमेंट में आर नहीं दिया। इसका मतलब एग्जामिनर चाहता था बच्चा ओपनिंग स्टेटमेंट पहचानेगा, पेपर में जल्दी क्वेश्चन कर लेगा। समझ रहे हो, आप अपने आप में ईगो पाल रहे हो, इसकी तो फाड़ डाला भैया, अब यूं कर दिया मैंने। अरे एग्जामिनर चाहता था तो जल्दी करे तो जल्दी करेगा, एग्जामिनर चाहेगा तो लेट करे तो लेट करेगा। देखो इसी क्वेश्चन को मेरे बच्चे, आर क्यू की हिंट थी ना, एक और ऑप्शन बना रहा हूं मैं ई, और उसमें दे देता हूं आर क्यू एस पी। ये लो खत्म, खप गया टाइम, खप गया टाइम। क्या टाइम खप गया, आर क्यू एक साथ है, आर क्यू एक साथ है, आर ओपनिंग लगा, हाँ आर क्यू की हिंट मिली, आर क्यू एक साथ है, आर क्यू एक साथ है। अब देख पी एस की एस पी, अब पी एस की एस पी, इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तो टाइम और लगेगा, टाइम और लगेगा तो एग्जामिनर गद्दारी कर बे। एग्जामिनर है, वो देवता है हमारा, वो चाहेगा पैराजंबल जल्दी तो जल्दी होगा, वो चाहेगा लेट तो लेट होगा, वो चाहेगा प्री लेवल तो प्री लेवल बनेगा, चाहेगा मेंस लेवल तो मेंस लेवल बनेगा, चाहेगा टफ तो टफ। बाहर जब गेट से बाहर आप निकलोगे तो आप कहोगे ना सर मुश्किल थे पैराजंबल से, कोई गेट के बाहर नहीं, सर आसान थे।
तो आसान या मुश्किल एग्जामिनर बनाएगा सर, कॉम्प्लिकेटेड जान पूछ के उसने ये ऑप्शन क्यों नहीं दिया एग्जामिनर? क्या अनपढ़ आदमी था भाई? उसको नहीं देना था, समझ रहा है? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, उसको नहीं देना था तो नहीं दिया। देना होता तो कोई कितनी भी ऐसी तैसी करा ले, कितना ही पढ़कर चला जाए, तुम 200 पैराजम्बल प्रैक्टिस करके चले जाओ, जान पूछ के सेम सेम ऑप्शन डाल देगा, टाइम ज्यादा खपाना होगा तो, समझ रहे? तो बहुत सारी हिंट और भी मिल जाएंगी, फिर वो आगे काम करते, लेकिन हमने नहीं किया आगे काम। डन है? चलो क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 की बात करते हैं बेटा, 12 को जरा ध्यान से समझिएगा, चीजों को क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं भैया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ऑन 26 जनवरी 1950 लेट डाउन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आप सबको पता है, 26 जनवरी 1950 में हुआ था। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज थे। क्या है आगे? अब आगे की कहानी, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज थे। अब आगे की कहानी आगे बेटा कह रहा है, इट वॉज ऑल्सो टू बी फेडरेशन विद demarcation and spheres of action between the union government and the state governments। पता नहीं क्या कह रहा है यार, इससे तो रिलेट नहीं हो रही बात। आगे पढ़ो, तभी तो अजीब लग रही है, क्या कह रहा है पता नहीं। इंडिया वॉज टू बी अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें कह रहे हैं इंडिया जो है वो बनने वाला था, एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने वाला था। ये चीजें भैया, हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ, ठीक है, हाँ, तो भैया वो रिपब्लिक बनने वाला था, ये बात तो रिलेटेड है भैया इससे, क्योंकि हम जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये बात थी उसमें। दीज इंक्लूड, ये चीजें इंक्लूड करेंगे क्या चीजें इंक्लूड करेंगे? दीज इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल, ठीक है, पीसफुली, ये चीज इंक्लूड करेगी, ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं। इट गारंटेड, इसने गारंटी दी ऑल इंडियन सिटीजन्स को सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, कि भाई सबको फंडामेंटल राइट मिले। उप्स, क्या क्या राइट मिलेंगे? फ्रीडम, ये तो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं। ओ भाई, ये तो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं। हाँ, तो मतलब ये फंडामेंटल राइट मिलेंगे, कौन से मिलेंगे? ये वाले मिलेंगे। ओ भाई साहब, तगड़ी हिंट है। एस और एक आर एक साथ है, एस आर एक साथ है लड्डू, एस आर एक साथ है, एस और आर। इसने मतलब हमारे संविधान ने यह गारंटी दी कि सारे इंडियन सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। दीज इंक्लूड, ये राइट इंक्लूड करते हैं कौन कौन से? दीज इंक्लूड कौन कौन से फंडामेंटल राइट अपने? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फलान, ये तो सबको पता है भैया। देखो जीएस काम आ गया यार। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? क्या क्या राइट होते हैं बेटा हमारे? हमारे राइट होते हैं सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली, ठीक है, हाँ, ये तो हमारे राइट्स हैं सर, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो दीज इंक्लूड, ये राइट इंक्लूड करते हैं। कौन से राइट? यहां पर जिक्र हुई है फंडामेंटल राइट, और ये राइट ये इंक्लूड करते हैं। अब देखो, यहां फंडामेंटल राइट की कोई बात नहीं, इसमें फंडामेंटल राइट की कोई बात नहीं, तो पी में फंडामेंटल राइट की जो है कोई बात नहीं की गई है। वेरी गुड। और क्यू में फंडामेंटल की बात नहीं है, तो एस और आर में है फंडामेंटल राइट की बात, तो यहां बताई फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं, तो एस आर एक साथ है। ठीक 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 ठीक। आइए जी, तो हमने क्या बोला बेटा? हमने बोला सर ये तगड़ी हिंट है, तो बेटा ये तगड़ी हिंट है एस और आर की, तो एस आर आएगा। ठीक ठीक ठीक, चलिए आइए वापसी आते बेटे क्लास में। तो एस आर आएगा, एस आर यहां नहीं है, एस आर यहां नहीं है, एस आर यहां नहीं है, एस आर यहां है, पहला ही आंसर खत्म। सर इससे तगड़ी हिंट अगर आप नहीं पकड़ोगे, एग्जामिनर बोले भाई क्या प्रैक्टिस की है फिर तूने पैराजंबल की, इतनी बढ़िया हिंट नहीं पकड़ पाया तू।
तो आपकी नॉर्मल नॉलेज भी काम आती है भैया। हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स का यहाँ जिक्र हुआ है और ये हमारे फंडामेंटल राइट गिनवा रहा है, दोनों एक साथ है, एसआर एक साथ है, एसआर एक साथ है, इससे तगड़ी हिंट कोई नहीं हो सकती, तो मत जाओ वहां। ठीक है, हिंट होने को तो बेटा मैं कोई भी ढूंढ दूंगा यहां से फिर दोबारा से, पर ढूंढना क्यों भैया, सही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 को अब अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मेहरबान कदरदान आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 13 पेश कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। 13 में कहता है एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, एथिक्स जो है एक ब्रांच है फिलोसफी की, कंसर्न विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि हमारा क्या सही है क्या गलत है, द अल्टीमेट वर्थ ऑफ एक्शंस और थिंग्स। ठीक है बेटा, अगली क्लास में ना मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊं, तो मैंने इतने मुश्किल क्वेश्चंस आपको समझा दिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के करोगे आथू, कहते सर इतने आसान आते हैं। बिल्कुल, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है और बहुत पुराने पुराने एग्जाम्स में से भी। आप बोलोगे ये क्यों आपने सर गद्दारी कर दी हमारे साथ, बेटा प्रैक्टिस कराने का मतलब है, मैंने ऐसा नहीं इजी क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस नहीं कराए, इजी भी तो कराए जब आप कूदे कूदे घूम रहे थे, जब लेवल 1 और 2 कराया तो तुम कूदे कूदे घूम रहे थे, जू 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 जू। जो लेवल 1 और 2 है वही एग्जाम है, अगर एग्जाम टफेस्ट आया तो लेवल 3 पे जाएगा। इसलिए जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, अगली क्लास में शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उठाएंगे, आप बोलोगे आथू, बिल्कुल जो नीचे लिखे हुए क्वेश्चन कराऊंगा, ये सीपीओ का है, ये ठीक है सीजीएल मेंस का है, ये सीएचएसएल मेंस का है, ये एमटीएस का है, ये जो आपका सीडीएस का, लिखे हुए कराऊंगा और आप यूं यूं क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मुश्किल क्वेश्चंस करने का ये फायदा होता है। तो अभी तुम्हारी कमर तोड़ रहा हूं थोड़ा सा लेवल 3 में, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे और लेवल 4, फिर लेवल 4 एक अलग टाइप के क्वेश्चन है जिसमें एक ही सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है, फिर वो करें, ठीक है। तो अब तगड़े लेवल पे आपको मजा आएगा, तो अभी पिस लो, वहां मजा आएगा। चलो बेटा इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, वापसी हमारे पास क्या कहते हैं, कहते हैं जो एथिक्स है इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी की ब्रांच है वो, कंसर्न विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, राइट क्या सही है क्या गलत है एथिकली वो बात करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फॉर मेनी फिलोसफर्स, कई फिलोसफर्स के लिए ओनली ह्यूमन आर द मॉरल एजेंट्स हैं, बीइंग कैपेबल ऑफ एक्टिंग मॉरली, और इमोरली जो एक्ट कर सकते हैं वो इंसान ही है, ठीक है। हाँ आगे क्यों में कहता है भैया, एनवायरमेंटल एथिक्स जो है वो पूछता है हमारी मॉरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन और वर्ल्ड अराउंड अस, जो एनवायरमेंटल एथिक्स हमारा होता है वो इसके बारे में बात करता है। एथिक्स जो है इवेल्युएटेड द रिलेशनशिप रूल्स प्रिंसिपल्स और कोडेड दैट रिक्वायर्ड और फॉरबिड सर्टेन, एथिक्स जो बात करता है ना वो ये बात करता है, ठीक है। अरे यार ये भी एथिक्स के बारे में बात है, एथिक्स क्या क्या करता है, ये तो एनवायरमेंटल एथिक्स क्या करता है उसकी बात है, ये तो एथिक्स का एक टाइप हो गया। एथिक्स एवेलुएट करता है रिलेशनशिप रूल्स प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है, फॉरबिड सर्टेन कंडक्ट, कुछ काम को रोकने के लिए। वैल्यू इज अ मेजर ऑफ द वर्थ ऑफ समथिंग, यह वैल्यू की बात कर रहा है, सडनली पता नहीं क्या बात कर रहा है, चलो ये तो बात रिलेट नहीं है, तो बेटा इससे रिलेटेड यही तो स्टेटमेंट निकल के आ रही है। एथिक्स अपने आप में क्या है, एथिक्स की यहां डेफिनेशन है, एथिक्स अपने आप में ब्रांच है फिलोसफी की जो कंसर्न करती है, ठीक है, सही और गलत के बीच। फिर उसने बोला एथिक्स इवेल्युएट करता है रिलेशन, एथिक्स क्या करता है, एथिक्स की डेफिनेशन, एथिक्स क्या करता है बेटा, ये उसके बारे में तो बात नहीं है, अलग वैल्यू बात हो रही है, यहाँ वैल्यू की बात कर रहा है, यहाँ एनवायरमेंटल एथिक्स की बात कर रहा है, यहाँ कह रहा है मैनी फिलोसफर्स ये कहते हैं, वो जो भी बात हो भैया, लेकिन इससे रिलेटेड तो ये है, तो आर ओपनिंग लग रहा है, आर ओपनिंग बेटा इसमें भी है और आर ओपनिंग इसमें भी है, इसमें नहीं है इसमें नहीं है, दो ऑप्शन। अच्छा एक बात बताओ, फिर से कर दिया ना, अगर एग्जामिनर आपका ठीक है प्यारा दोस्त होता तो एक ही ऑप्शन में देता ठीक है, एक ही ऑप्शन में देता, अगर एक ही ऑप्शन में देता तो काम नहीं चल जाता हमारा, ठीक है, काम नहीं चल जाता। फिर आगे देखते हैं, कहता है मेरे बच्चे, हाँ देखो, वैल्यू इज अ मेजर ऑफ वर्थ ऑफ समथिंग बट वैल्यूज कैन बी ईदर, देखो बेटा, अब जो ये वैल्यूज की बात हो रही है, ना इसमें हो रही है ना इसमें हो रही है ना इसमें हो रही है, तो इसका मतलब ये एंडिंग होगा, भाई ध्यान जाने की बात है, और इसमें बट वैल्यूज ये, तो ये एंडिंग लग रहा है, तो ये एस एंडिंग लग रहा है, उसमें तो एस एंडिंग नहीं है, तो मुझे ए ऑप्शन लगा, ठीक है। अब ए ऑप्शन लगा तो पढ़ के देख लो, भगवान तो है नहीं हम, चलो। एथिक्स एक ब्रांच है फिलोसफी की जो सही और गलत के बारे में फर्क बताता है। एथिक्स इवेल्युएट करता है रिलेशनशिप रूल्स और प्रिंसिपल्स, ठीक है जी। क्यों,
एनवायरमेंटल एथिक्स क्या करता है, वो ये चीज करता है। पी, फॉर मेनी फिलोसफर्स ओनली ह्यूमन जो है वो एजेंट है जो सही और गलत को समझता है। वैल्यूज एक अपने आप में वर्थ है किसी भी चीज की, बट वैल्यूज ये नहीं हो सकती। तो ये तो बिल्कुल ठीक है भैया। क्यों? क्योंकि इसमें एथिक्स की बात है, इसमें एनवायरमेंटल एथिक्स की बात है, और कुछ फिलोसफर्स क्या सोचते हैं वो, इसमें वैल्यूज की बात है इन दोनों में। तो यहाँ एथिक्स की बात है, इसमें वैल्यूज की बात है। तो इसका मतलब हमने ऑप्शन नंबर ए सही सोचा, सटीक सोचा, मस्त सोचा। तो ये चीज हमारे पास निकल के आ जाती है। तो बताओ बेटा, कोई दिक्कत बा? कोई दिक्कत बा? नहीं ना? अब हमारे पास देखो, अब मैंने क्या किया है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 14, एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। फिर मैंने क्या किया, 14 के बाद इजी क्वेश्चंस डाल दिए। क्यों? क्योंकि मुझे होमवर्क देने थे। अब देखो आपको ओले ले 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 ओले प्याले प्याले छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन देखो। अब इजी क्वेश्चन से बेटा आगे देखो, इजी क्वेश्चन मस्तानी लाइफ दिख गए इजी क्वेश्चन, क्योंकि 14 से आपको देना था होमवर्क। अब आपको सारे क्वेश्चन इजी लगे। 30 क्वेश्चन है बेटा, नीचे आते जाओगे आपको इजी क्वेश्चन मिलते जाता है। ये इजी क्वेश्चन देख रहे हो, आप नीचे आते जाओगे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये इजी क्वेश्चन देख रहे हो, जान पूछ के 30 क्वेश्चन है बेटा इसमें। जान पूछ के मैंने इजी क्वेश्चंस बाद में कर दिए, क्योंकि मुझे पता था मुझे पहले मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन नंबर 14 तक कराने। 14 भी मुश्किल नहीं है, 13 क्वेश्चन मैंने मुश्किल डाले थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 से आसान क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन नंबर 14 आप अपने आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप अपने आप बना लोगे, इसके बाद आप इजी क्वेश्चंस के सामना करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 14 में क्या कहता है, 14 में क्या कहता है, 14 में कहता है बेटा, अर्बनाइजेशन जो है इंडिया में हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एंड, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस बन चुकी है जिसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, क्या बन चुकी है? अर्बनाइजेशन पहली चीज है, पहली चीज है अर्बनाइजेशन बन चुकी है। आगे देखते हैं। हाँ ध्यान से, द 2030 डेवलपमेंट अगर एजेंडा देखें हम यूनाइटेड नेशंस का, हैज एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ सस्टेनेबल सिटीज फॉर मेकिंग सिटीज एक्सक्लूसिव, सेफ और रिलेशनेंट एंड सस्टेनेबल। ये बात इससे कहां रिलेट कर रही है? कहां तुम यूएस में घुस गए, कहां तुम यूनाइटेड नेशंस में घुस गए, बात ही नहीं। आगे बढ़ो। दिस शोज, ये चीज शो करती है दैट इंडिया इज इन मिडेस्ट ऑफ ट्रांसिशन फ्रॉम अ पिरामिडिकली रूरल टू, ठीक है। अब आपने बोला यार इंडिया इससे ये बन रही है, ये चीज शो करती है, तो हमें देखा यार क्या ये, तो ये भी इससे रिलेट नहीं कर रहा। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ अर्बेनाइजेशन हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लार्ज सिटीज। अगर आपको प्रोसेस अर्बेनाइजेशन की देखनी है तो वो दिखती है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ लार्ज सिटी बढ़ रही है। भैया ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। आगे बढ़िए, इसके बाद ये पढ़ के देखो, इट इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। अपने आप में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन का। कौन? अर्बेनाइजेशन। तो भैया मेरी एस भी इससे रिलेट कर सकता है, एस भी इससे रिलेट कर सकता है। तो यार इससे एस भी रिलेट कर सकता है, इससे आर भी रिलेट कर सकता है। फंस गए, फंस गए। क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट बेटा ये भी, क्योंकि इट भी किसके लिए आया है? इट भी आया है, अर्बेनाइजेशन जो है इंडिया में वो एक बहुत ही इरिवर्सिबल प्रोसेस बन चुकी है। हाँ, लेकिन द प्रोसेस ऑफ अर्बेनाइजेशन हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लार्ज सिटीज। वो देख सकते हैं ये प्रोसेस नंबर ऑफ लार्ज सिटीज में आप देख सकते हैं, लेकिन आर भी लग रहा है और कहो तो बेटा एस भी लग रहा है। इट इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है इस चीज का। ठीक है, एक सेकेंड के लिए। ठीक है, अब लगा बेटा ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, तो क्या किया जाए बंधु, एक बार चेक करते हैं। देखो बेटा, दिस शोज, ये शो करता है इंडिया ने, बेटा ये चीज तो नहीं पक्का रिलेट कर रही, और द 2030 ये तो भैया एकदम से आ ही नहीं रहा, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल हुए इररेलीवेंट। अब पेपर में दो ऑप्शन दिख गए आपको, अब जो ज्यादा लगे बेटा वो पढ़ के देख लो। आपको लग रहा है सर मुझे तो आर ज्यादा लग रहा है, तो चांस ले लो पेपर में। ठीक है, हाँ हाँ, तो क्या लिखो अब देखो। फिर अगर एंडिंग देखने की कोशिश करें, एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। अगर हम सेंसस की बात करें इंडिया में तो बेटा देखो यहां इसकी एंडिंग है पी और इसकी एंडिंग भी है पी, दोनों की एंडिंग पी ही है, दोनों की एंडिंग पी है। तो पी में क्या कहता है ये, तो 2030 में अगर हम एजेंडा को समझे तो ये है, और एज पर सेंसस इंडिया में समझे तो अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो ये तो दोनों एक साथ दे गया,
ये तो दोनों एक साथ है, उसने अगर बदल देता तो एग्जामिनर हिंट देता, देखो फिर से मुश्किल बना गया। अब पढ़ लो यार, चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं, पहले डी पढ़ते हैं बेटा। अर्बेनाइजेशन इंडिया में बढ़ता जा रहा है, बन चुका है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस और इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन चुका है। फिर द प्रोसेस ऑफ अर्बेनाइजेशन हैज बीन कैरेक्टराइज बाय अ ड्रामेटिक इंक्रीज, नंबर ऑफ सिटीज में इंक्रीज हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ लार्ज सिटीज बढ़ी है। अगर मैं फिर आगे क्यों पढ़ूं, दिस शो, ये शो करता है कि इंडिया एक मिडेस्ट ऑफ ट्रांसिशन है, सो पीरियोडोमेटिकली और रूलर टू, ठीक है, सोसाइटी वो बन चुकी है, इंडिया में ऐसा हो चुका है। ये इसके बाद ये कह रहा है, ठीक है, ये चीज शो करती है, देखते हैं। उसके बाद कह रहा है एस, इट इज एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमिकल ग्रोथ। अब इसके बाद ये डायरेक्ट रिलेट कैसे करेगा बेटा, भाई क्यू के बाद आप एस पढ़ो और फिर एस के बाद पी पढ़ो। अब एस के बाद पी 2030 डेवलपमेंट ये कहती है, तो अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, वो फ्लो नहीं बन पाया रीडिंग का। एक बार सी पढ़ के देखो, मैंने बोला अर्बेनाइजेशन इंडिया में एक इंपॉर्टेंट और वो चीज बन चुकी है, हाँ इट इज एन इंपॉर्टेंट, यहां पर भी इंट्रोडक्शन है, एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट बन चुका है हमारी नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ का और पॉवर्टी रिडक्शन का। कौन, अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट बन चुका है हमारी नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और इसकी वजह से हमारी गरीबी घट रही है। आर द प्रोसेस ऑफ अर्बेनाइजेशन हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लार्ज सिटीज। इसकी प्रोसेस देखी जा सकती है कि जो लार्ज सिटीज हैं वो बढ़ रही है। क्यों, दिस शोज, ये शो करता है, आर क्यों तो खैर दोनों में ही है, ये शो करता है कि इंडिया अपने आप में ट्रांजिशन में, ठीक है, अपने आप में ट्रांजिशन में, ठीक है, इंडिया अपने आप में क्या कर रही है। तो बेटा अब एक बात बताओ, सिर्फ ये था कि अगर मैं एस को एकदम सडनली क्यू के बाद लेके आऊंगा तो आर और क्यू तो दोनों में एक साथ है, मैं बोल पा रहा हूं, ठीक है, लेकिन बेटा अगर मैं एस को इधर कुदा रहा हूं, एस के बाद पी पढ़ रहा हूं, तो एस के बाद पी कैसे रिलेट करेगा। एक नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ और गरीबी हटाने में इसने मदद की है, ठीक है, 2030 का जो एजेंडा है यूनाइटेड स्टेट्स का, ये कहने लग रहा है। तो यहां क्या होगा, ये इट आया है इसके लिए, तो इस नाउन के लिए जो प्रोनाउन है मैं बीच में कहां फिट करूंगा। अगर मैं एस को, आर को स्टार्टिंग लेके चल लूं, जो कि हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा मैं एस को बीच में कहां फिट करूंगा, क्योंकि एस जो बात है वो बात कर रहा है अर्बेनाइजेशन, इट इज एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट, ये इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है। कौन कौन, अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन की बात हो रही है, तो मैं इसको कहां फिट करूंगा, सडनली मैं एस को बीच में कहां फिट करूं। तो हमारे पास ये यही ठीक है, क्योंकि ये भी अर्बेनाइजेशन की बात कर रहा है, ये भी अर्बेनाइजेशन की बात कर रहा है। तो आप अगर इसको ले लोगे तो बीच में जो इसके लिए आ रहा है, इसको कहां फिट करोगे आप, इसको कहां फिट करोगे। तो ये चीज याद रखिए दिमाग में कि ये भी इसी की बात कर रहा है। पहले उसने क्या समझाया, अर्बेनाइजेशन इंडिया में क्या बन चुका है, एक इंपॉर्टेंट और इरिवर्सिबल प्रोसेस बन चुका है, और अर्बेनाइजेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है हमारी नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ का। उसके बाद उस प्रोसेस को आगे बताया, द प्रोसेस ऑफ अर्बेनाइजेशन, और अर्बेनाइजेशन की प्रोसेस ये बन चुकी है। तो बेटा ये भी अर्बेनाइजेशन की डेफिनेशन है, ये भी अर्बेनाइजेशन की डेफिनेशन है। फिर उसकी प्रोसेस को समझाया कि इसकी प्रोसेस बढ़ती जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ सिटीज बढ़ती जा रही है। फिर आपने बताया कि ये चीज ये शो करती है, फिर इसके हिसाब से और फिर इसके हिसाब से, इसके हिसाब से क्या है और इसके हिसाब से क्या है, आपने ये बता दी। तो बेटा ये दोनों ही डेफिनेशन है, एस और आर, ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है। इसमें प्रोसेस को बताया गया लेकिन इसमें डिफाइन किया गया। तो अर्बेनाइजेशन क्या बन चुका है, अर्बेनाइजेशन क्या है, अर्बेनाइजेशन की प्रोसेस बढ़ती जा रही है। तो बेटा ये भी डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन, तो एग्जामिनर ने ये दिया था बस। तो भैया ये चीज है, देखो क्या प्रोसेस क्या करे बेटे ये, लेकिन इट बीच में मैं कहां फिट करूंगा, यहां क्यू के बाद एस कहां फिट करूंगा। इसलिए मैंने कहा पत्थर की लकीर मत बनाना है कभी चीजों को। आर ओपनिंग लग रहा है, ठीक है लग रहा है, लेकिन बेटा आर तो किसी में भी ओपनिंग नहीं, लेकिन भैया एस ओपनिंग भी तो लग रहा है क्योंकि इट भी इसके लिए आया है। दो मेरे पास ऑप्शन थे, तो दोनों ऑप्शन पढ़ने, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब 15 से आप कर लीजिएगा इसको, पीडीएफ को मैं अपलोड करा दूंगा लेवल नंबर 3 की। 15 से आप चीजों को कैरी कर लीजिएगा। लेवल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सेशन में जो हम करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। फिर लास्ट में मैं आपको कराऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 से आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट सेशन हमारा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रहेगा, अगले 2 सेशन कम से कम। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं एक लेवल 4 कराऊंगा। लेवल 4 बेसिकली लेवल 4 नहीं है, वो लेवल 4 है, वो डिफरेंट टाइप के पैराजम्बल्स जिसमें एक ही सेंटेंस को ब्रेक करेगा।
और एक ही सेंटेंस को आपको मेक करना होगा, एक सेंटेंस बनाना होगा। वो डिफरेंट टाइप के पैराजंबल्स होते हैं, ठीक, उनको सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन पहले इसी टाइप के पैराजंबल आए हुए पीवाईक्यू कल हम स्टार्ट कर देंगे। पीवाईक्यू कल हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन की क्लास नंबर 7। और जब तक सेम क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना बेटा, सेम क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है भैया। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय। बेटा शाम को क्लास होगी 6 बजे आपकी वोकैब की, शाम को क्लास होगी 6 बजे वोकैब की वॉल्यूम 2 की क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना।